हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QSR जीके। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल QSR जीके में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2017 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर देखना आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे और हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर अपलोड कर दिया है 16 सितंबर का। और दोस्तों, आगे की शिफ्टों के पेपर देखना चाहते हैं 2017 की, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, साथ ही आप एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, SSC MTS की एग्ज़ाम जो कि 16 सितंबर को थी, दोस्तों उसमें पूछा गया था कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन 1 यानी कि शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्सन बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर जो शिक्षित बेरोजगारी का असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डेयरी किस आर्थिक गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, यदि हम डेयरी की बात करते हैं, जो दुग्ध डेयरी होती है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट है कि तृतीय क्षेत्र, सेकंड में दिया गया है प्राथमिक क्षेत्र, और जो तीसरे नंबर पर दिया गया है वह है द्वितीय क्षेत्र, और 4 नंबर पर दिया है चतुर्थात्मक क्षेत्र। तो दोस्तों, हम बात करते हैं डेयरी की, तो दोस्तों डेयरी है ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हमेशा ही जो सेक्टर होते हैं दोस्तों पूछे जाते हैं कि प्राइम जो प्रथम सेक्टर है किसके अंतर्गत आता है, सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर और चतुर्थ सेक्टर के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सेक्टर को जरूर पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि दोस्तों हर किसी को पता है कि पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए थे वार्ड मेंबर को, ऑप्शन सेकंड था सरपंच, ऑप्शन थर्ड था ग्राम सभा का सचिव, और जो ऑप्शन फोर्थ पूछा गया था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता है ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है दोस्तों वो होता है सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन था डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जो थर्ड ऑप्शन था वो था महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन था MN जिन्ना। तो दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे दोस्तों हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 30वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो प्रथम जो अधिवेशन है वो पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया था कि कलकत्ता, सेकंड था मद्रास, और जो थर्ड था वो था लाहौर, और जो फोर्थ था वो था बॉम्बे। तो दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दोस्तों हुआ था बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 14वीं सदी में जो यात्री था इब्न बतूता वो किस जगह पर आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, यात्री था जो 14वीं शताब्दी का यात्री था यानी इब्न बतूता, वो किस शहर में सबसे पहले आया था। ऑप्शन दिया गया था चाइना, और सेकंड ऑप्शन था तिब्बत, और जो थर्ड ऑप्शन था वो था मोरक्को, और जो चौथा ऑप्शन था वो था ग्रीस। तो दोस्तों, जो 14वीं शताब्दी का जो इब्न बतूता है सबसे पहले मोरक्को में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। तो दोस्तों, अर्सा मेजर तथा बिग बियर एक प्रकार का है। तो दोस्तों पूछा गया है ऑप्शन में है कि तारा, सेकंड ऑप्शन में नक्षत्र मंडल, और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें है प्लैनेटी यानी कि ग्रह, और जो फोर्थ ऑप्शन है सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो दोस्तों, अर्सा मेजर और जो बिग बियर है एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन रात तथा रात का चक्कर किसके
कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन और जो रात का चक्र है वो होता है किसके कारण होता है, ये पूछा। ऑप्शन दिया गया था घूर्णन, ऑप्शन सेकंड था परिक्रमण, और ऑप्शन जो थर्ड था वो था घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, और जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें पूछा गया था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं पृथ्वी पर दिन तथा रात की, तो दोस्तों ये होता है घूर्णन के कारण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पौधा का कौन सा भाग पौधों में जल का स्वहन करता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यानी कि पौधे में जल का स्वहन करता है। ऑप्शन देखा था पत्तियां, सेकंड ऑप्शन था फल, और जो थर्ड ऑप्शन था वो था फूल, और जो फोर्थ ऑप्शन था वो था तना। तो दोस्तों यदि हम पौधे में जल के स्वहन की बात करते हैं तो वो करता है दोस्तों तना। एक होता है दोस्तों जो पौधा है, जो प्लांट है, उसमें जो जल का जो निर्वाह करता है दोस्तों वो करता है। यदि उत्तक की बात आ जाती है तो वो होता है दोस्तों फ्लोएम। यदि पोषण की बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों जाइलम। सॉरी दोस्तों, वो जो जल की हम बात करते हैं तो जाइलम होता है, और पोषण की हम बात करते हैं वो होता है फ्लोएम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। बहुत ही आसान, यानी कि पूछा गया है कि जो तना होता है और आसपास के जो लचीलापन होता है किस पौधे में होता है। ऑप्शन एक यानी कि झाड़ी, ऑप्शन नंबर दो आरोही वृक्ष होते हैं, और जो थ्री होता है वो होता है वृक्ष, और जो फोर्थ होता है वो है साग। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है जो आरोही वृक्ष होते हैं वो लचीलेपन के कारण दोस्तों इधर उधर मुड़े होते हैं, उसकी आसानी से हम दोस्तों उस पर चढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे भूरे होते हैं। तो दोस्तों सुदृढ़ यानी मजबूत होते हैं और गहरे भूरे होते हैं, और दोस्तों बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो किस प्रकार के वृक्ष होते हैं या किस प्रकार के पौधे होते हैं, ये पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि वृक्ष, ऑप्शन नंबर दो इनकी शाख है, और ऑप्शन नंबर थ्री झाड़ी, और इस ऑप्शन नंबर चार इनमें से कौन है। तो दोस्तों जो वृक्ष होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, और दोस्तों इसके जो तने होते हैं वो सुदृढ़ और गहरे और मजबूत होते हैं, और भूरे रंग के होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि यदि एक पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो दोस्तों गतिज ऊर्जा हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों यदि किसी भी पिंड की हम बात करते हैं तो हमेशा ही गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, चार गुनी जाती है। आप मानकर चलिए यदि कोई भी यानी किसी सिस्टम में यदि गतिज ऊर्जा की दुगुना की बात करते हैं तो दोस्तों हमेशा जो गतिज ऊर्जा है ये दुगुनी की चार गुनी हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ऑप्शन में दिया गया था एक चौथाई, ऑप्शन नंबर दो अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर तीन यानी कि दुगुनी, ऑप्शन नंबर चार यानी कि चार गुनी। तो दोस्तों हमेशा ही जो गतिज ऊर्जा है ये चार गुनी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो दोस्तों यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक पिंड पर कार्य करती है तो क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि परिणाम शून्य होगा, ऑप्शन सेकेंड यानी कि पिंड गतिशील नहीं होगा, ऑप्शन नंबर तीन यानी कि पिंड चलना आरंभ कर देगा, ऑप्शन नंबर चार ओनली यानी कि केवल ए तथा बी सही है। तो दोस्तों यदि जब एक ही पिंड दोस्तों आपस में क्रिया तथा प्रतिक्रियाशील होता है तो दोस्तों हमेशा जो परिणाम होता है वो दोस्तों होता है शून्य। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूछा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था CDS-80 यानी कि 8600, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन था क्राई टाइटन, और जो ऑप्शन था तीन नंबर परम 800, और जो चौथा था क्रग जेगुआर। तो दोस्तों जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो दोस्तों था परम यानी कि परम 800 दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो मर्दा की हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वैसे ही आप बात यानी कि वैसे आप समझ सकते हैं क्योंकि मर्दा में बहुत से कण आपस में मिश्रण होते हैं, यानी कि तो बहुत से पूछा है कि मर्दा किस प्रकार का एक उदाहरण है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है समांगी मिश्रण, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है अणु, और ऑप्शन नंबर तीन में दिया गया है यौगिक, और दोस्तों ऑप्शन नंबर चार में दिया गया है विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों मर्दा की हम बात करते हैं तो मर्दा एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि दोस्तों जो मर्दा होता है उसमें अलग अलग मेटीरियल मिश्रण होता है, इसलिए दो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है मर्दा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है
कि एक परमाणु होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं कि एक पदार्थ का सबसे छोटा जो ज्ञात कण होता है वो होता है परमाणु। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि एक गैस का सबसे छोटा कण होता है वो होता है परमाणु। तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वह है एक आवेशित कण। तो दोस्तों एक परमाणु होता है, इसका हमारा जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि दोस्तों जो परमाणु होता है एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो भूमि में जो जल के रिसाव की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी अंतः स्पंदन, और ऑप्शन 2 स्पंदन, और जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है टपकनन, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वह है अपसदन। तो दोस्तों भूमि के जल के रिसाव की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसे हम अंतः स्पंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि मेक इन इंडिया पहल, जो मेक इंडिया की जो पहल होती है दोस्तों वो किस डेट को की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया गया था दिसंबर 2013 में, मार्च 2014 में, सितंबर 2014 में और जून 2015 में। तो दोस्तों जो मेक इंडिया की जो पहल है दोस्तों ये सितंबर 2014 में की गई थी और कैंडिडेट ने भी इसका राइट आंसर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि निम्न में से किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन तो रियल दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में आविष्कार के रूप में पूछा जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आविष्कार है साइंस में उसे पढ़कर जरूर जाना है। तो दोस्तों भाप इंजन के आविष्कार की हम बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया गया था एनिक्रो फर्मी, सेकंड ऑप्शन में दिया गया था जेम्स बॉयल, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया था मैक्स बोरन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया था जेम्स वॉट। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है जेम्स वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यानचंद की हम बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया था कबड्डी, सेकंड ऑप्शन में दिया गया था हॉकी, और थर्ड ऑप्शन में क्रिकेट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया था फुटबॉल। तो आपको पता है दोस्तों ध्यानचंद है ये हॉकी से रिलेटेड है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत सी कम्पिटिटिव एग्जाम में हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में पूछा भी जाता है। तो बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन है इनकी जो पहला ऑप्शन है वह है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर 2 है रविशंकर, ऑप्शन नंबर 3 है बिस्मिल्लाह खान, और दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों बांसुरी बजाने के लिए दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है वह है हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2017 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो दोस्तों जो 2017 में जो पुरस्कार दिए गए थे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार उसमें से किसे नहीं दिए गए थे? पहला था इशिजावा योशियाकी, जो सेकंड ऑप्शन है नवाबन एब्दन, और जो थर्ड ऑप्शन है टेटोनी, और जो चौथा ऑप्शन है संजीव चतुर्वेदी। तो दोस्तों 2017 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो दोस्तों संजीव चतुर्वेदी को नहीं दिया गया था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इशिजावा योशियाकी को दिया गया था, नवाबन एब्दन को दिया गया था, और टेटोनी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि ट्रूथ कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन बुक से भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आप बुक्स को भी ढंग से पढ़ के जाना है, क्योंकि दोस्तों एक नंबर बहुत ही कीमती होता है। तो ट्रू कलर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया था बेटे डामा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था एलेक्जेंडर बड्डा, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था कृष्णा लेबा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था एडम गिल क्रिस्ट, और ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं एडम गिलक्रिस्ट। तो दोस्तों ट्रुथ यदि कलर्स की हम बात करते हैं जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है एडम गिलक्रिस्ट ने। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिन्स्क प्रोटोकॉल यूक्रेन, रूसी संघ, डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क लोक गणराज्य के बीच एक समझौता हुआ है। दोस्तों एक समझौता हुआ है जो कि डोनास्क क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति के लिए किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस युद्ध की समाप्ति के लिए ये समझौते किए गए थे, जो कि मिन्स्क प्रोटोकॉल और यूक्रेन और रूसी संघ डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क लोक गणराज्य के बीच ये समझौता हुआ था। तो किस के युद्ध के लिए ये समझौता
किया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया था यूक्रेन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था रूस, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था डोनेट्स्क लोग का गणतंत्र, ऑप्शन नंबर 4 में दिया लुहांस्क लोग का गणतंत्र। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो कि हमारा राइट आंसर है, जिसके लिए गणराज्य ने एक समझौता किया था, वो क्या था, यूक्रेन के लिए। तो हमारा राइट आंसर है यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पाक जल संधि की हम बात करते हैं। ऑप्शन में दिया गया था पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया था श्रीलंका। तो दोस्तों जो पाक जल संधि है दोस्तों, ये श्रीलंका को भारत से अलग करती है या भारत को श्रीलंका से अलग करती है। बीच का पार्ट है जिसे एक और श्रीलंका है और एक और भारत है, इसमें जो संधि है उसे कहते हैं हम पाक जल संधि। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। और दोस्तों आप एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी से संबंधित यदि दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।